एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आप सभी को अगर मेरे चैनल की वीडियोस और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी प्यारी सी क्यूट सी वो सब्सक्राइबर टीम जो मुझे हमेशा कमेंट करती है, मुझे इतने प्यार करती है, आपकी विशेज़ के लिए थैंक यू सो सो मच। और हाँ, कल मैं सॉरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, पर उसका प्लस पॉइंट ये रहा कि आज मुझे मेरा गला बहुत बेटर लग रहा है। वैसे तो परसों तक थोड़ा मुझे बेटर ही लग रहा था, लेकिन सेफर साइड पे मैंने कल एक दिन का रेस्ट ले लिया और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब लैंडक्लैन आया हुआ था जिंगलिन और शिजोई की शादी में। इस समय विंग का कंप्लीट 9 मंथ चल रहा है, तो वो इस समय आराम से बैठ के अपना सब कुछ एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक बात जो विंग के दिमाग में लगातार घूम रही थी वो थी सबका उसे अभी भी लैंड फॉरेन टाइटल से एड्रेस करना। अभी भी लोग उसे लैंड फॉरेन करके ही बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो चीज़ जिंग को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही। उसका मन एक तरफ खुश भी है क्योंकि ऑब्वियसली वो लैंड फॉरेन बनना है भी, और विंग का को वांगजी से प्यार भी है, तो उसका वांगजी के साथ रहने का लोग उस एक तरीके से एहसास करवा रहे हैं, तो उसे खुशी तो हो रही है। लेकिन दूसरी साइड से वो परेशान भी है कि क्यों क्यों लोग एकदम से उसे लैंड फॉरेन बोल रहे हैं। क्या सब लोग भूल चुके हैं कि वो अभी एक रिजेक्टेड ओमेगा है। विंग अपनी ही दुविधा में गुम था। तब उसके पास जिंगलिंग और शिजोई आते हैं। जिस तरीके से वो सब लोगों के पास आ रहे हैं, लैंड क्लैन के लोगों के पास, मतलब उन लोगों को बॉ करने, उनसे आशीर्वाद देने, उसी तरीके से जिंगलिंग और शिजोई विंग के पास आते हैं। वही विंग शॉकिंगली जो अभी खाने में मगन था और दोनों उसके मुंह में अभी खाना भरा पड़ा है, वो इन दोनों को अपने सामने आके ऐसे खड़ा देखकर थोड़ा शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देखता है, क्योंकि वो तो रिश्ते में इन दोनों से छोटा है। हाँ, विंग की एज तो इन लोगों से छोटी है ना, तो ये लोग क्यों उसके पास रिस्पेक्ट वो करने आ रहे हैं। विंग यही सोच रहा था। तभी पास में वांगजी उसके पास आके खड़ा हो जाता है और वो दोनों वांगजी और विंग को एक साथ बो करके रिस्पेक्ट लेते हैं। वहीं वांगजी भी उन दोनों को ब्लेसिंग देते हुए बोलते हैं, जिससे से विंग शॉकिंगली पहले वांगजी की तरफ देख रहा है, फिर उन दोनों की तरफ देख रहा है। वहीं विंग के दिमाग में उठने वाले क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं जिंगलिन और शिजोई भी फील कर रहे हैं, इसलिए वो स्माइल करते हुए इनके इस क्वेश्चन को इस सवालों का जवाब देने की, हम जानते हैं तुम हमसे उम्र में छोटे हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता हम दोनों से बड़ा है। तुम शिजोई के बड़े भाई के मेट हो, यानी तुम इस लैंड क्लैन की लैंड फॉरेन हो, तो तुम्हारा तो ब्लेसिंग हमें लेनी ही चाहिए। इस चीज़ से भी थोड़ा सा फेस पे गुस्से वाला एक्सप्रेशन रखते हुए ही बोलता है, पर तुम्हें कोई ये गलत फहमी हो रही है। मैं कोई लैंडसेक लीडर का मेड नहीं हूँ और ना ही मैं कोई लैंड फॉरेन हूँ। तुम दोनों भूल गए हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे मेरे अल्फ़ा ने रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं कोई लैंड फॉरेन नहीं हूँ। इस चीज़ पे पीछे खड़े काफ़ी लोग शॉकिंगली विंग के रिएक्शंस को देखते हैं। वहीं वांगजी की आंखों में थोड़े से इमोशनल दिखने लगे हैं। वो समझ चुका है कि विंग को वो बात याद है कि उसने उसे रिजेक्ट किया था। वो सिचुएशन अब वांगजी भी याद करके बहुत अपसेट हो रहा है। वो भी विंग को रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, और शायद वो करता भी नहीं अगर वो उस ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में ना हो। वांगजी इसी कारण तुरंत बोलता है, तुम रिजेक्टेड ओमेगा नहीं हो। आप विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा वांगजी ने ऐसा क्यों बोला। वांगजी इससे आगे कुछ और भूल पाता, तभी एकदम आप प्लान शिजोई बीच में बोल पड़ते, हाँ विंग तुम रिजेक्टेड ओमेगा नहीं हो। उस समय ब्रदर ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में थे, और लैंड क्लैन के रूल के हिसाब से जब तक एक अल्फ़ा अपने प्रॉपर दिमाग में ना हो, तो तक वो अपने ओमेगा को रिजेक्ट नहीं कर सकता। उस समय वांगजी के ऊपर, यानी उसे अपने भाई की तरफ वो एड्रेस करते हुए कह रहा है कि वांगजी गगा ब्लैक मैजिक में थे, तो उनके कहे हुए शब्द कोई मायने नहीं रखते, इसलिए तुम अभी भी लैंड फॉरेन हो, तुम अभी भी मेरे गगा के मेट हो। इस बात पे भी अब शॉकिंगली सब लोगों की तरफ देख रहा है। हाँ, ये सारे लैंड क्लैन के लोग इन चीज़ों को मानते हैं, और वैसे भी इन दोनों का बॉन्ड टूटा ही नहीं था। सचमुच में अभी भी विंग और वांगजी का बॉन्ड है। शायद यही कारण है कि विंग अभी भी वांगजी की फीलिंग्स को फील कर रहा है। अभी भी जब विंग ने महसूस किया कि वांगजी अपसेट हुआ है, ये बॉन्ड जब दूर होता है, यानी जब वो नीकलैंड में होता है, तब इतना स्ट्रांगली उसे फील नहीं होता। लेकिन जब वो बिल्कुल वांगजी के पास होता है, तो वांगजी की स्मेल फेरोमोन्स उसे ये चीज़ें फील करवाते हैं। अभी भी उसके पास से वांगजी की सैंडलवुड स्मेल आती है, यानी उसका वो बॉन्ड मार्क जो उसे वांगजी ने मार्क किया हुआ है, जो उसकी नेक पे है, वो एक्टिव रहता है। यही कारण है कि कोई और अल्फ़ा उसके ज़्यादा करीब आता है तो उसे ये चीज़ महसूस होती है। विंग अब इन चीज़ों को समझ ही रहा था
सडनली वो अचानक से नीचे बैठ के अपना पेट पकड़ लेता है, जैसे सब लोग शॉकिंगली अविंग की तरफ देख रहे हैं। विंग के चेहरे पे अचानक से पेन देख के सब लोग घबरा जाते हैं। अभी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख के एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से एक तरह से पेन के साउंड निकालने लगता है, जैसे उसे अचानक से बहुत पेन, नामी में पेन हो रहा है। सब लोग थोड़ा सा नर्वस और घबरा जाते हैं, क्योंकि ये विंग का अभी 9 मंथ कंप्लीट हुआ नहीं था। लेकिन वो लोग इससे सामने शायद विंग की प्रेगनेंसी का टाइम है, वो यही सोच के तुरंत उसे ही मतलब रूम में ले जाने की बात कहते हैं। वांगजी तो विंग को अपनी गोदी में यानी ब्राइडल स्टाइल में उठा के दौड़ के जिनशी ले जाने लगता है। जिनशी में ही सारे हीलर पहुंचते हैं। वांगजी एक मिनट के लिए भी विंग का हाथ नहीं छोड़ा। वहीं विंग को भी वांगजी के ये उसके पास रहना बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा, उसे भी अच्छी लग रही है वांगजी की ये सैंडलवुड स्मेल, जो उसके सराउंडिंग में उसे कहीं ना कहीं बहुत काम फील करवा रही है। पेन में होने के बावजूद भी उसे कोई बेचैनी या घबराहट नहीं हो रही। शायद उसका कारण ये है कि उसे मन को लग रहा है कि उसका अल्फा उसके पास है। ये लोग चाहकर भी ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि इन दोनों के अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, और ना चाहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के बिना अनकम्प्लीट है ना। अभी भी विंग चाहता तो नहीं कि वो यहाँ पे बर्थ दे, यानी लैंड क्लैन में बर्थ दे, लेकिन उसके बावजूद उसे यहाँ जिनशी में भी वांगजी के साथ अपने बेबी को बर्थ देते हुए कहीं ना कहीं काफ़ी सिक्योर फील हो रहा है। विंग इस पेन में देख के वांगजी बहुत परेशान है। अब वो पूरे टाइम बार बार विंग के माथे से कभी शर्ट साफ कर रहा है, कभी प्यार से उसके माथे पे किस कर रहा है, कभी उसका हाथों को अपने दोनों हाथों में लेके मल रहा है और कोशिश पेन की तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विंग की हालत क्योंकि वो भी बहुत कम एज का है, 18 साल का ही तो है, तो उसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ भी रही है। उसकी मतलब हालत को देख के हिलर थोड़ा घबरा भी रहे हैं। वांगजी और विंग अभी एक दूसरे को मतलब एक तरह से वांगजी विंग को शांत करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम में विंग पेन में बेहोशी हो जाता है, जिसे देख के वांगजी बहुत घबरा जाता है। हिलर भी बहुत डर जाता है, क्योंकि इस समय उसका ऐसे बेहोश होना उसके बच्चे और उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसी कारण अब वांगजी विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। हीलर भी अपनी पावर से कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से विंग के बेबी को सेफली मतलब डिलीवर कर सके। उन लोगों की मेहनत के कारण शायद अगर वह इस समय वो न्यूक्लियड में होता तो सिचुएशन बिगड़ सकती थी, लेकिन लैंड क्लैन के हीलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ यहाँ के हीलर्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं। उन्हें बहुत अच्छे से अपने एक तरह से स्पिरिचुअल एनर्जीज जो मेडिटेशन करके कंट्रोल करके लोगों को डील करना, लोगों को ऑपरेट करना या लोगों को संभालना आता है, उनकी इलाज करना आता है, और वो यही करते हैं। और अब वांगजी को एक बेबी की आवाज़ सुनाई देती है। ये बेबी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, रो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी स्वीट है कि यहाँ हर किसी की आंखों में जैसे आंसू आ गए। वांगजी अब विंग को जो ध्यान में था, विंग को बार बार विंग विंग करके उठा रहा था, उसके फेस को टच कर रहा था, उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने उससे बाहर आके उस तरफ देखता है तो देखता है हीलर के हाथ में एक क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है, जिसकी आंखें वांगजी की तरह गोल्डन कलर की हैं, जो शाइन कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रहा है। थोड़ा सा शुरू में वो जोर से रोया था, लेकिन अब वो बिल्कुल जैसे शांत हो गया है। अब वांगजी उस बच्चे को अपनी गोदी में लेता है और बिल्कुल विंग के पास आता है और धीरे से बोलता है, विंग विंग देखो, ये हमारा बेबी है। विंग देखो, ये तुम्हें ढूंढ रहा है। विंग अपनी आंखें खोलो। वांगजी विंग को जगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं विंग भी जैसे अब हल्का सा होश में आके एक बार वांगजी और अपने बेबी को देखकर दोबारा से बेहोश हो जाता है। हीलर अब विंग का ध्यान रख रहे हैं। वहीं वांगजी उस बेबी के साथ रूम से बाहर आता है, जहाँ सब लोग अभी इन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। सबकी नज़रें जैसे जानना चाहती थी अंदर क्या हो रहा है। और जब वांगजी इस प्यारे से क्यूट से बेबी के साथ बाहर आता है तो सबकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है। कहीं ना कहीं शिचैन तो अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाते और दौड़ के वांगजी के हाथ से वो बेबी उससे बिना पूछे ही ले लेते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये बेबी उनका पे गोदी में लेने का हक उनका ज़्यादा है, या ये कह दें वो एक्साइटेड ज़्यादा है। वो खुशी में उस बच्चे को देखकर बहुत प्यार करते हैं सब लोग। अब उस शिचैन के चारों तरफ घूम के उस बेबी को ध्यान रखने लगते हैं। शिचैन अपनी आंखों से इशारों में वांगजी को इशारा भी कर देते हैं कि अब वो इस बेबी को संभाल लेंगे। वो चाहे तो अंदर विंग के पास जा सकते हैं। वांगजी भी बिना मौका गवाए विंग के पास ही चला जाता है।
अब उसका पूरा ध्यान पूरी तरह से विंग पे हो गया। वो हीलर के साथ विंग का ध्यान रख रहा है। वहीं हीलर कुछ टाइम में रूम से चले जाते हैं, लेकिन वांगजी विंग के पास ही बैठा रहता है। हीलर के उस रूम से जाते ही उस रूम में सब लोग आ जाते हैं वांगजी के बेबी के साथ। इस बेबी को ने जैसे सब लोगों के चेहरे पे एक बहुत बड़ा खुशी का और मन में इतना ज़्यादा एक एक्साइटमेंट और खुशी भर दी है कि सब लोग इतने खुश हैं, एक दूसरे से नाराज़गी गुस्सा सब भूल चुके हैं। सब धीरे धीरे करके इस बच्चे को अपनी गोदी में लेके उसे खिला रहे हैं। वहीं वांगी तो बिल्कुल विंग के पास उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, जैसे वो जानना चाहते हैं विंग का बेहोश मांगा। हीलर वैसे बता गया कि कुछ नहीं, वो पेन बियर नहीं कर पाया इसलिए बेहोश हो गया, वरना वो बिल्कुल ठीक है, थोड़े टाइम में उसे नॉर्मली होश आ जाएगा। तब तक चाहें तो आप लोग मतलब जितने भी लोग हैं वो विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकते हैं, जिससे उसे थोड़ा सा बॉडी को अच्छा लगेगा। यही कारण है कि वांगजी अभी भी विंग के पास बैठ के विंग को लगातार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे हैं। वांगजी और विंग अभी भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना कनेक्टेड है, यहाँ इस रूम में सब लोग फील कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो नफरत और गुस्सा है उसे कैसे दूर किया जाए, वो यही चीज़ें सोच रहे हैं। वैसे जहाँ ये सब लोग इतने खुश हैं ये सब चीज़ों से, वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ का बुरा हाल है। मिंग्याओ उस दिन से कभी वो रिस्पेक्ट दोबारा फील ही नहीं कर पाया। आज उसने पूरी शादी की तैयारी की थी, सबकी नज़रों में अच्छी एक होता है ना रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद किसी ने उसे कहीं भी इंक्लूड करा ही नहीं। एक स्ट्रेंजर की तरह, बाकी गेस्ट की तरह बाहर ही रखा, एक फैमिली मेम्बर की तरह ना ही उसे अपनी किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व किया। अभी भी जब उसका बेबी हो मतलब वांगजी का बेबी हुआ है तो वहाँ पे मिंग्याओ को आने से मना कर दिया है। कहीं ना कहीं कुरैन भी अब मिंग्याओ पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते। मैडम लैन का सारे गिल्ट खुद पे ले जाने के बावजूद भी मिंग्याओ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लोग अभी भी मिंग्याओ को कहीं ना कहीं नापसंद ही करने लगे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि उनका सेक्ट लीडर बहुत पेन में है। उसका कारण मैडम लैन अकेले नहीं, कहीं ना कहीं मिंग्याओ भी है। बहुत सारे लोग जो पहले मिंग्याओ को अच्छा मानते थे, अब वो लोग भी मिंग्याओ से अवॉइड करते हैं, उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। मैडम मिंग और मिंग्याओ को भी महसूस हो रहा है कि अब उन्हें लोग रिस्पेक्ट नहीं बल्कि पहले की तरह सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं जैसे कि वो थे। हाँ, मैडम मिंग सिर्फ मैडम लैन की एक असिस्टेंट ही तो थी, मैडम लैन की दोस्त थी। इसी कारण शायद मैडम लैन उन्हें प्यार करती थी, हर जगह अपने साथ रखती थी। पर उस चीज़ को मैडम मिंग अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लगी थी कि वो खुद को लैन फॉरेन के बराबर ही मानने लगी थी। लोगों को मेड्स को ऑर्डर भी दे दिया करती थी, लेकिन अब वो मेड्स लोग उन्हें उल्टा जवाब दे देते हैं कि वो होती कौन है उन्हें ऑर्डर देने वाली। जिसके बाद अब मैडम मिंग के पास कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है। ऐसा ही हाल कुछ मिंग्याओ का है। जब मिंग्याओ पहले वहाँ जाता था, यानी ओमेगा जहाँ पढ़ते आते हैं उस जगह पढ़ाने जाता था, तो लोग उसे रिस्पेक्टेड वो करते थे। अब तो जब वो सिर्फ एक टीचर वाली ही रिस्पेक्ट ले पाता है, बाकी टीचर्स भी उसे ज़्यादा भाव नहीं देते। कहीं ना कहीं मिंग्याओ उस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वहीं अब जब वांगजी के इस बेबी के बर्थ का पता चलता है तो सब लोगों को मतलब एक तरीके से पूरे लैंड क्लैन में इस चीज़ की खुशियाँ मनने लगती हैं। आप सब लोग जल्दी इस बेबी का एक नेम सेरेमनी भी करने की बातें करने लगे, जिससे मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मिंग्याओ गुस्से में अपनी मदर के पास आता है और गुस्से में उनके अपने मन की बात बोलने लगते हैं। मैडम मिंग अब कुछ बोलने लायक ही कहाँ रही हैं, क्योंकि अब तो मैडम लैन भी मैडम मिंग को ज़्यादा भाव नहीं देती। मैडम मिंग इस चीज़ को मैडम लैन को बताती हैं, यही सोच के कि कुछ तो वो क्लोज जाएंगी मैडम लैन के। जैसे ही मैडम लैन को पता चलता है कि उस बेबी ने इस दुनिया में आ गया, उनके वांगजी का बेबी इस दुनिया में आ गया, तो वो बहुत खुश भी होती हैं, उस जगह जाने की बात भी करती हैं, लेकिन उन्हें उनके गार्ड बाहर नहीं जाने देते। मैं आज मैडम लैन को महसूस हो रहा है कि वो कितना दूर हो चुकी हैं अपने परिवार से। इस शादी के समारोह में भी उसे वांगजी ने इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला। एक बार भी वो लोग यहाँ कोई भी मैडम लैन के पास नहीं आया, बल्कि इन लोग बाकी सर्वेंट के थ्रू मैडम मिंग के थ्रू बस उन्हें पता चल गया कि आज लान शिजोई की शादी थी। लेकिन जैसे वो लान शिजोई को बचपन से पाल रही थी, लान शिजोई को और जिंगी के अपने पास रखती थी, वो दोनों भी उनके पास नहीं आए। लांग वांगजी उनके पास नहीं आया। कुरैन तो बिल्कुल ऐसे ही उनसे काफ़ी नाराज़ है, कोई इनको इस शादी के लिए बुलाने ही नहीं आया, तो वो कैसे जाती। ऊपर से अब तो गार्ड भी उन्हें नहीं जाने दे रहे इसमें एक तरीके से क्वार्टर से बाहर। कारण ये है कि लान कुरैन को डर है कि मैडम लैन कहीं इस बेबी को हार्म ना कर दें। कितना बड़ा गुनहगार बन गई है ना मैडम लैन कि लोग उन्हें उन्हीं के ग्रैंडसन से दूर रख रहे हैं। यही है उनकी सबसे बड़ी गलती, यही है उनकी सबसे बड़ी सज़ा।
अब लोग उन्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अब उनकी कोई भी इमेज या रिस्पेक्ट नहीं रही है, सब लोग उन्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे। उन्हें महसूस हो गया, इसलिए वो रोते हुए अपने रूम में अपने बेड पे आके बैठ जाती है। मैडम मिंग फिर से मैडम लैन के कान भरने की कोशिश करती है कि चलो हम चलते हैं, हमें कौन रोकेगा, है तो हम मतलब एक आप ही तो हो उसकी ग्रैंड मदर, आपका तो सबसे पहला हक बनता है। क्या हुआ, कोई आपको रोके भी, आपको वहाँ जाना चाहिए। इस तरह विभूषान को मत जीतने दीजिए, वो इस तरीके से आप ही के बेटे और आप ही के ग्रैंडसन को आपसे दूर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आज मैडम लैन महसूस कर रही हैं कि उनके मन में नफरत भरने वाली कहीं ना कहीं मैडम मिंग है। आज भी मैडम मिंग उस विभूषान के बारे में गलत ही बोल रही हैं। विभूषान ने थोड़ी लोगों को बोला होगा कि मुझे मेरे बच्चों से मत मिलने देना, वो तो इस हालत में भी नहीं होगा, इस समय वो किस सिचुएशन में होगा। मैडम मिंग वो सोच रही हैं और उन्हें एकदम से मैडम मिंग की इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कुछ भी मत बोलो विंग का या विभूषान का, इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सब मेरे ही कर्मों की सज़ा है। मेरे बच्चे को मैंने ही खुद से दूर किया है, तुम्हें याद नहीं है मैंने ही वांग जी को कर्ज दिया था, तो लोग मुझ पे क्यों ट्रस्ट करते। जो माँ अपने ही बच्चे के लिए मौत का कारण बन सकती है तो कैसे वो कोई इंसान उस पर ट्रस्ट करेगा। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैडम मिन को डांटते हुए गुस्सा करते हुए वो अपने क्वार्टर से बाहर निकाल देती हैं। कहीं ना कहीं आज मैडम मिन को महसूस हो गया कि मैडम लैन उनसे अब पहले वाली तरह उनकी बातों में नहीं आने वाली। आज उसे समझ में आ गया है कि कहीं जो मैडम लैन ने उन्हें इतनी रिस्पेक्ट इतना प्यार दिया था वो भी गवा चुकी है। आज मैडम मिंग को बुरा और गुस्सा दोनों आ रहा है। बुरा लग रहा है क्योंकि अब वो पहले वाली तरह वो रिस्पेक्ट खो चुकी है, और गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये सब का कारण वो विभूषान को ही मान रही हैं। वो अपने बेटे की तरह ही अंदर से पूरी तरह से नेगेटिविटी से भरी हुई हैं। माना कि लोग उनके साथ गलत हुआ था, लेकिन इतना गलत खुद दूसरों के साथ करने वाला इंसान कैसे अच्छा हो सकता है, इसलिए वो भी एक बुरी ही लेडी है। वहीं दूसरी तरफ आप विंग को हल्का हल्का होश आने लगा है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि पास में उसका बेटा बिल्कुल उसके पास में लेटा हुआ है। वहीं वो बेबी अब अपने हाथ पैर चला रहा है और वांग जी उसका ध्यान रख रहा है। वांग जी उसके बिल्कुल अपोजिट में बैठा हुआ है बेबी के, और वांग जी एक तरह से बेबी को एक हाथ से खिला रहा है और दूसरे हाथ से विंग का हाथ पकड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं विंग अब ये चीज़ ये नज़ारा देखना चाहता था। कई बार उसने सपने में ये देखा है कि उसका बेबी, उसका अल्फा, उसका लंजा और वो एक दूसरे के साथ हो, पर ये चीज़ कि उसे रियलिटी का और सपना ही लग रही थी। इसलिए वो स्माइल करते हुए एकदम से वांग जी से बोलता है, लंजा कैसा है ये। विंग के मुंह से लंजा सुन के वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। पहली चीज़ विंग को होश आ गया और दूसरा विंग ने लंजा बोला। विंग के मुंह से लंजा सुन के वांग जी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम से बोलता है, विंग जैसा बहुत प्यारा। विंग ये सुन के थोड़ा सा ब्लश करता है और ओ लंजा तुम इतने स्वीट बात क्यों करते हो, ये मुझे पता है तुम पे ही गया होगा। इतनी शांति से ऐसे चुपचाप अपनी मम्मी को परेशान ना करके तुम्हारे साथ खेल रहा है, तो ये बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। अब विंग को जो लग रहा है कि वो सपना देख रहा है, तो वो बेचारा इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसे नहीं पता कि वो सच ना नहीं सच है, वो सचमुच में वांग जी के साथ उसी की जिंशी में है ये बच्चा और वांग जी उसी के पास है। ये सपना सोच के हंस रहा है जब एकदम से वो बेबी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिससे वो दोनों अपने होश से बाहर आते हैं। अब वांग जी बड़े प्यार से विंग के हाथ में वो बेबी देता है और बोलता है, मुझे लगता है ये भूखा है, तुम्हें इसे दूध पिलाना चाहिए। लंजा बट तुम किसी को भेजो, नहीं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहीं वांग जी ये बोल के जैसे ही विंग के हाथ में वो बेबी देता है और बेबी जैसे इस बेबी को टच करता है तो उसे महसूस होता है कि ये सच है, ये सच है, ये बेबी सच है, वांग जी उसके सामने सच है। जिसे वो अचानक से अपने होश से में आता है और एकदम से वांग जी को रोक देता है, नहीं। जिसे वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है। 2 मिनट पहले तो विंग बिल्कुल नॉर्मल था, पर अचानक से अब क्या हुआ। अब विंग थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करते हुए बोलता है, तुम इस रूम से बाहर जाओ, मैं अपने बच्चे को खुद अकेले दूध पिलाऊंगा, अभी तुम यहाँ से बाहर जाओ। वहीं विंग के मुंह से ये सुन के वांग जी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो जानता है कि इस समय विंग उससे नाराज़ है,
शायद कंफर्टेबल ना हो, इसलिए वो यही सोच के बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है वो तुरंत मेड्स और हीलर्स को वहाँ आने के लिए बोल देता है। ये सारी एक तरह से ओमेगा ही हैं, ताकि विंग की मदद कर सके बच्चे को संभालने में, कैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं, कैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं, गर्दन कैसे पकड़ते हैं, कौन से वाले कितनी एंगल होना चाहिए जब बच्चे को आप दूध पिलाओ, किस तरीके से उसे संभालना चाहिए, वो सब चीज़ें विंग को भी नहीं पता ना, और उसकी उम्र भी कम है, तो ये लोग उसकी मदद करेंगे। यही सोच के वांग जी ने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। ये लोग भी तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। जाते ही विंग को मदद करने लगते हैं। विंग अपने बेबी को गोद में लेके बहुत खुश भी है और बहुत दुखी भी है। खुश है क्योंकि उसका बेबी इस दुनिया में आ गया, और दुखी है कि वो लैंडक्लैन में है, उसे नहीं रहना था लैंडक्लैन में। वो तो इस शादी में बस यही सोच के आया था कि जैसे ही शादी खत्म होगी वो सबसे पहले यहाँ से चला जाएगा। उसे क्या पता था शादी खत्म होने से पहले ही उस तरीके से उसे पेन हो जाएगा। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, वरना वो यहाँ कभी नहीं आता। अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी सिचुएशन ऐसी है कि कम से कम 1 मंथ तक तो उसे कोई यहाँ से जाने नहीं देगा, उसकी बॉडी और उसकी बेबीज के साथ में। और उसकी यहाँ ना ही ये इसके लिए सही रहेगा और ना ही उस बच्चे के लिए सही रहेगा। वो यहाँ एक दिन नहीं रहना चाहता था, और अब तो 1 महीने की बात है। वो ना चाहते हुए भी अब शांति से अब चीज़ें कर रहा है। रोज़ उसके पास हर लोग कोई आता है, उसकी पूरा ध्यान रखा जाता है। उसे अगर नींद आ रही होती है तो उस बेबी का ध्यान वांगजी रखता है। जब वांगजी मतलब बेबी के साथ होता है तो विंग कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन वो देखता है कि किस तरीके से वांगजी उस बच्चे को प्यार कर रहा है, और कैसे वो छोटा सा बेबी वांगजी के साथ बहुत खुश रहता है। हाँ, ये बेबी भी अपने फादर को पहचानता है। ये एक अल्फा है और इसकी स्मेल काफ़ी हद तक वांगी की सैंडलवुड स्मेल जैसी ही है। ये स्मेल मतलब उसके बेबी की स्मेल सैंडलवुड और लोटस के मिक्स है। कहीं ना कहीं वो उन दोनों का ऑब्वियसली बेबी है, तो दोनों की स्मेल से मिक्स ही है उसकी स्मेल। और कहीं ना कहीं वो अपने फादर की तरह ज़्यादा है, वो वांग जी की तरह शांत ज़्यादा है। वो विंग की तरह इतना शोर नहीं मचाता, रोता भी बहुत कम है। जब उसे भूख लगे या उसके कपड़े गंदे हों तभी वो रोता है, वरना वो बिल्कुल शांत ही रहता है। वो सब लोगों की गोदी में आराम से चला जाता है। सब लोग जब उसे खिलाते हैं तो हंसता तो कम है, लेकिन सबको बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता है। उसकी के अंदर वांग जी की छवि ज़्यादा है। कहीं ना कहीं विंग भी है उसके अंदर, उसका लिप्स बिल्कुल विंग जैसे हैं। उसके विंग लिप्स के नीचे भी विंग की तरह एक मोल भी है। वहीं उसकी प्यारी सी मतलब जब वो स्माइल लेता है तो वो जो बिना दांतों वाली स्माइल भी कहीं ना कहीं विंग की स्माइल को ही याद दिलाती है। हंसता तो वो कम है, लेकिन उसकी हंसी विंग जैसी है, सब लोग महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वांगजी और विंग का ये प्यारा सा क्यूट सा बेबी सब लोगों की जान बन चुका है। नीमिंजे और लान शिचैन भी यहाँ से नीकलैंड वापस नहीं जा पाते। नीहुसैन भी यहीं रहता है। लान शिजोई और कब मन तो नहीं था वो यहाँ से जाए, पर क्या कर सकता है, उसे जाना पड़ता है। वैसे तो अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में अब भी सब लोग धीरे धीरे अपनी जगह वापस जा रहे हैं। यानी जैसे कि अब नीमिंजे भी यहाँ से जा रहे हैं, वैसे शिचैन यहीं रुक रहे हैं विंग के मारे। पर न्यूसैन और नीमिंजो यहाँ से जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खिला ने वांगजी को और शिचैन को बताया था कि विंग की बॉडी बहुत वीक है, जितना हो सके उतना उसे रेस्ट देना चाहिए। अगर वो उसे ज़्यादा मतलब परेशान करेंगे तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। उसकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी सिंपल प्रेगनेंसी नहीं रही, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली हैं। मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज रहा है। ये बात जानने के बाद वांगजी की आंखों से जैसे आंसू रुकने ही नहीं पा रहे हैं। हिलर के रूम से निकल के वांगजी एक कोने में खड़े होकर ये चीज़ें सोच के मन में बहुत हर्ट है कि उसका प्यारा सा ओमेगा, उसका मासूम सा ओमेगा कितना उसके बिना परेशान हुआ होगा। कैसे हिलन ने बताया कि वो एक तरह से मेंटली स्ट्रेस में भी थे, और ये चीज़ों के कारण उन्हीं की बॉडी बहुत वीक है। उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, उन्हें जितना हो सके उतना रेस्ट की ज़रूरत है। वहीं शिचैन भी जानता है कि वांगजी अपने आप को ये बात सुनने के बाद में मन ही मन में कर्स कर रहा होगा, अपने आप के बारे में ही गलत सोच रहा होगा। इसलिए वो बड़े प्यार से वहीं वांगजी के पास जाते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत प्यार से बोलते हैं, वांगजी जो हो गया उसे अब तुम और मैं चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे अब हमें क्या करना है हमें सोचना पड़ेगा। वहीं वांगजी अपने ब्रदर की बात पे कुछ समझ पाता, उसके पहले ही शिचैन अपनी बात क्लियर करते हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुमसे गलती हुई थी, लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका है। ये कुछ समय जो तुम्हारे पास है, जब विंग तुम्हारे पास है तो तुम इस चीज़ को इस्तेमाल करो। तुम अपने और विंग के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो,
तुम दोनों क्या अल्फा और ओमेगा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये चीज़ हमें महसूस होती है। तुम दोनों एक दूसरे के पास जब होते हो तो तुम दोनों की आंखों में और चेहरे पे एक अलग ही खुशी और चमक होती है। लेकिन जब तुम दोनों एक दूसरे से दूर होते हो तो उन आंखों में कितना दर्द है हम सब महसूस करते हैं। इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विंग खुश रहे। विंग तुम्हारे साथ खुश है, मैं ये भी जानता हूँ। इस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं ये भी जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अब मौका है तो हम विंग को यहीं लैंडलाइन में रख के उसे वो खुशी, वो सेफ्टी दोबारा से फील करवाएंगे जो उसे चाहिए। मैं जानता हूँ गलती तुमसे हुई है, लेकिन हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि उस गलती के लिए तुम कितना पछताए हो। अब बारी माफ़ी की है, पछताने से कुछ नहीं होता। अब माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। एक बार विंग से माफ़ी मांगो। मैं जानता हूँ तुम विंग से डर के मारे माफ़ी नहीं मांग रहे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम विंग के काबिल नहीं हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सिवाय तुम्हारे विंग के कोई काबिल नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को जब प्यार करते हो तो क्यों एक दूसरे से दूर हो? क्यों नहीं ये दूरी ख़त्म करने की कोशिश करते? वांग जी, अब ये चुप्पी तोड़ो, आगे बढ़ो और अपने ओमेगा को महसूस करवाओ जो तुम्हारे दिल में है। शिचैन आज वांग जी को ये बात बोल के वहाँ से चले जाते हैं। शिचैन जानते हैं ये दोनों एक दूसरे की जब तक दिल की बात नहीं जानेंगे तो ऐसे ही एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे। बारी है इन दोनों को पास लाने की। बहुत हो गई ये दूरी, बहुत हो गई ये एक दूसरे से दर्द में रहने की आदत। क्या गलती थी इन दोनों की? दोनों मासूम थे, दोनों दिल से बहुत ज़्यादा प्योर थे और शायद इनके इसी भोलेपन, मासूमियत का फ़ायदा उठाया लोगों ने और इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। वांग जी गलत नहीं है। वांग जी कैसे गलत है? उसने कभी विंग पे शक नहीं किया था, उसने कभी विंग के बारे में गलत सोचा ही नहीं था। वो तो हमेशा से विंग को प्रोटेक्ट करता था। ये सब उसकी माँ का करार धरा है। उसकी माँ ने ही उसे वो इन आयरन वाले एक तरीके से ब्लैक मैजिक के अंदर बांधा, जिसके कारण वांग जी का दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर था। दूसरी तरफ उसकी मदर ने जब आगे बढ़ के खुद बोला कि विंग ने उसे चीट किया है, वो दूसरे अल्फा के साथ फिजिकल हुआ है, तो कैसे कैसे एक बेटा अपनी माँ पे भरोसा ना कर पाता? क्यों उसकी माँ इतना बड़ा झूठ बोलेगी? वो तो यही सोचेगा ना, बच्चा है वो, एक अपनी माँ के लिए चाहे इंसान कितना बड़ा हो जाए, चाहे वो 50 साल का हो या 60 साल का हो, लेकिन अपनी माँ के सामने वो बच्चा ही होता है। वो उम्मीद भी यही करता है कि उसकी माँ उसे उतना ही प्यार और उतना ही सच बोलेगी जैसे जब वो छोटा था तब बोला करता था। ये माँ के ऊपर भरोसा ही तो था वांग जी का, इसलिए उस बेचारे ने विंग को अपने से दूर किया। लेकिन उस समय भी वो कोई खुश नहीं था। उसने कोई किसी और ओमेगा को कभी प्यार नहीं किया। उसने माना कि दूसरी शादी थी विंग के साथ, लेकिन उसका पहला प्यार विंग ही था। माना कि वो दोनों एक दूसरे से उम्र में बड़े अंतर पे थे, लेकिन दिल दोनों के एक ही जगह थे, एक ही साथ थे, एक ही पड़ाव पे थे। यानी एक दूसरे के लिए वो दोनों प्योर फीलिंग रखते थे। अब इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, इन दूरियों को ख़त्म करना होगा। अब इन दोनों को पास आना ही होगा। शिचैन यही सोच रहे हैं। वहीं वांग जी भी शिचैन की बात सुन के जब अपने जिंशी पहुंचता है तो देख के शौक हो जाता है। विंग बहुत थका हुआ है, शायद उसकी मेड को रात में यहाँ नहीं रहती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे रात में सिर्फ वांग जी ही रहता है और वो पूरी तरह से बच्चों का ध्यान रखता है, मतलब बच्चे का ध्यान रखता है, विंग का ध्यान रखता है। इसी कारण वो लोग यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। हाँ जी, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ऑब्वियसली वो शिचैन से बात करने में और हिलर के पास चला गया, वरना अब तक वो यहाँ होता। हाँ, विंग अपनी बेबी को शायद ब्रेस्ट फीड करवा ही रहा था। उसका हानफू पूरी तरह से एक साइड से उसके कंधे से उतरा हुआ है। उसका छोटा सा बेबी अब उसकी गोद में है और वो ऐसे ही बेड सिटिंग पोजीशन में सो रहा है। वहाँ विंग कितना टायर्ड है, उसके फेस से साफ दिख रहा है। उसके लिए भी तो एक छोटे से बच्चे को संभालना, ऊपर से उसकी बॉडी वीक है, ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल होता है। वांग जी ये चीज़ समझता है। यही कारण है कि हमेशा विंग की मदद के लिए कोई ना कोई यहाँ रहता है। अभी भी यहाँ वांग जी आने वाला था, इसलिए वो लोग गए थे। वांग जी बहुत प्यार से पहले उस बेबी को उसके पालने में लिटाता है। वहीं वो प्यारा सा बेबी जैसे अपने फादर की टच से महसूस करते ही अब आंख बंद कर लेता है। वो तुरंत पालने में लिटते ही सो जाता है। अब वांग जी बिल्कुल विंग के पास बैठा है। उसकी आंखों में कोई लस्ट नहीं है इस विंग की ऐसी बॉडी को देखे, बल्कि उसकी आंखों में तो प्यार है विंग के लिए। उसके उस पेल फेस को देख के वो बड़े प्यार से विंग के कपड़ों को ठीक करने लगता है।
जिससे अचानक से विंग की आंख खुल जाती है। विंग इस सिचुएशन को थोड़ा गलत समझ के गुस्से में वांग जी को अपने से दूर धकेलता है और अपने कपड़े खुद ठीक करते हुए गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, मेरे सोने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे तुम? क्यों हो तुम यहाँ पे? मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी मदद या तुम इस रिश्ते में नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। गुस्से में वांग जी को गलत समझते हैं विंग बोलता है, आज वांग जी जो जानता है कि ऐसा ही कुछ उस समय हुआ होगा, सिचुएशन को बिल्कुल गलत समझ लिया होगा उसने भी, इसलिए वो तुरंत विंग की परिस्थिति समझते हुए बहुत मासूमियत से, बहुत भोलेपन से कहता है, तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारी नींद में तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा? क्या तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहता था? अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की साइड देखता है और महसूस करता है कि ये रोज तो है नहीं जो वांग जी यहाँ आता है। वांग जी तो रोज ही इसके साथ आता है और वो रोज ही सोता है। उसे याद है कि वही ब्रेस्ट फिट करवा रहा था, तो हो सकता है कि वो ऐसी ही पोजीशन में सो गया हो और वांग जी उसकी सिर्फ मदद कर रहा हो। तो वो थोड़ा सा शांत होकर कुछ बोलता नहीं, बस अपने कपड़ों को ठीक करके वहाँ से उठने लगता है। लेकिन इससे पहले वो उठ के जाता वांग जी विंग का हाथ पकड़ के आज उसे वहीं बैठा देता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है। जब से वो वांग जी की और विंग मतलब वांग जी के रिलेशनशिप में रहे, कभी वांग जी ने उसे टच नहीं करने की कोशिश की, उसे बात नहीं करने की कोशिश की, लेकिन आज वांग जी उसका ऐसे बैठा रहा है और उसे की तरफ देख रहा है तो विंग को घबराहट हो रही। हाँ, विंग थोड़ा परेशान हो गया था, एकदम से नींद टूटी तो शायद वो ज़्यादा बोल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वांग जी के बारे में गलत सोचता है। इसलिए वो अब थोड़ा सा अपनी आवाज़ को ना कम रखते हुए बोलता है, मैं समझ गया, हो सकता है मैं कुछ गलत समझ गया हूँ, ठीक है, तुम्हें मुझसे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं और ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वांग जी तुरंत विंग को दोबारा से वहीं बैठा लेते हैं और अब विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है और बड़े प्यार से विंग के फेस को ऊपर करता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है। और विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, उन आंखों को जिन्हें वो इतने टाइम से अवॉइड कर रहा था, जो दोनों एक दूसरे की आंखों आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे थे। आज वो खुद वो आई कांटेक्ट में विंग को वांग जी की आंखों का वो पेन, वो दर्द महसूस हो रहा है। वांग जी को विंग की आंखों में वो बिट्रेट, वो दर्द महसूस हो रहा है जो विंग ने सहा है, जो विंग जब से सह रहा है वो दर्द आज वांग जी महसूस करता है तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब विंग के सामने अपोजिट उस बेड के सामने घुटनों पर बैठ के विंग के दोनों हाथ पकड़ के रोना शुरू कर देता है, जिससे विंग बहुत डर और घबरा जाता है। क्या हुआ है आज वांग जी को? अब वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल ना करके बोलना लगता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो, अपने अल्फ़ा को माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है।